दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन एपिसोड 4। आप प्लीज उसका कुछ कीजिए। राधे राधे, अनामिका ने दांत पीसते हुए कहा। नहीं नहीं, हम तो तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। इनफैक्ट मैं खुद तुम्हें ढूंढने के लिए पुलिस को बुलाने वाली थी, क्योंकि तुम वापस नहीं तो आई थैंक पर ओके तुम वापस आ गई हो। यू नो तुम हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। ईशानी ने अजीब से मुस्कान के साथ कहा। येस दी, आई नो, काफी अच्छे से जानती हूँ कि मैं आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। ये कहते हुए उसने नामे सिर हिलाया और फिर सामने टेबल पर रखे एनवलप को देखने लगी, जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने एनवलप को उठाया, जो कि पाठक परिवार की तरफ से एक पार्टी का इनविटेशन आया था। वो चौंकते हुए सुलेखा से बोली, मॉम ये इनविटेशन किस बात का। सुलेखा ने घबराते हुए कहा, वो बेटा, ये पार्टी का इनविटेशन है। वो पाठक फैमिली है, कोई उसका सक्सेसर है। उसने एक नई डील क्रैक की है जिसे उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ था। उसी की खुशी में उन्होंने पार्टी रखी है, जिसमें हमें भी इनवाइट किया है। केशव का नाम सुनकर पायल को याद है कि उसे तो केशव से मिलना था। उसने अपना आप को डांटे हुए सामने सुलेखा को देखकर कहा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सब चलेंगे पार्टी में। उसकी बात सुनकर अनामिका ने तुरंत कहा, क्या तुम भी जाओगी पार्टी में। ईशानी ने सिर हिलाया। अनामिका ने परेशान होते हुए विशाल को देखा। उसका पूरा प्लान बर्बाद होता हुआ नजर आया था। उसने इशारे से विशाल को कहा कि वो ईशानी को रोके। विशाल ने तुरंत ईशानी से कहा, ईशानी वो एक्चुअली मैंने कुछ और प्लान बनाया था हमारे लिए, हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे ना। ईशानी ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं ना विशाल, देखो मैं काफी परेशान हूँ पिछले कुछ दिनों से, और मैंने सोचा है कि मैं पार्टी में जाकर अपना मूड फ्रेश करूंगी, इसलिए मैं पार्टी में जाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम दी के साथ चले जाओ। मेरी तरह दी भी तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त है ना। ये कहते हुए उसने ए विन की। इसका मतलब विशाल को समझ में नहीं आया, लेकिन वो बस कंफ्यूज होकर अपने बालों को खुजलाने लगा। अनामिका कुछ कहने वाली थी कि तभी दरवाजे के पास खड़े एक आदमी ने कहा, हाँ तो तुम्हें रोकने वाला कौन है, तुम जहां चाहे जा सकती हो। उस आदमी की आवाज सुनकर ईशानी ने पलट के सामने देखा, जहां पर उसका बेस्ट बडी और चड्डी बड्डी वाला यार शक्ति खंडेलवाल खड़ा हुआ था। शक्ति अग्रवाल, जो कि उसके पिता के बचपन के दोस्त तेज खंडेलवाल का बेटा था। उन्हीं की तरह वो दोनों भी बचपन से ही दोस्त थे। शक्ति, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम 26 साल का हैंडसम कबरू जवान था, जो कि इस वक्त खुद एक वकील था। उसने अंदर आते हुए कहा, ईशानी माय प्रिंसेस, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता भी है इतने दिनों से मैं तुम्हारी तलाश करवा रहा था, लेकिन तुम्हारे कुछ पता ही नहीं है। ईशानी ने तुरंत आगे बढ़े उसे गले लगाया। जब उसने उसे गले लगाया तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे नहीं लगा कि वो उसके साथ कोई धोखा करेगा, क्योंकि वो जानते थे कि शक्ति उसका सच्चा दोस्त है। वो उसे सच में अपना दोस्त मानता है, उसे प्यार करता है और उसकी फिक्र करता है। उसने शक्ति से अलग होते हुए कहा, शक्ति, थैंक गॉड कि तुम आ गए। तुम बताओ, तुम मेरे साथ पार्टी में जाओगे ना। शक्ति ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे पार्टी का इनविटेशन तो मेरे घर पर भी आया है। मेरे डैड उनके फैमिली लॉयर हैं, उनकी फैमिली के कई केस मेरे डैड ने ही हैंडल किए हैं, इस वजह से उन्होंने हमें भी बुलाया है। ईशानी ने खुश होते हुए कहा, हाँ तो ठीक है, चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं। मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस नहीं है। तुम्हें पॉकेट मनी मिली होगी ना आज, तो अपनी पॉकेट मनी में से मेरे लिए कोई ड्रेस खरीद न देना है। शक्ति बस हंस के रह गया और वो दोनों वहां से चले गए। उन दोनों के जाते ही अनामिका ने गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, व्हाट द हेल इज दिस। मेरे पूरे प्लान और मूड की वॉट लगा दी शक्ति ने। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं मॉम, आप प्लीज इस शक्ति का सबसे पहले कुछ कीजिए। वो गुस्से में तमतमाए हुई थी। वहीं सुलेखा ने परेशान होकर कहा, ये कैसी बकवास कर रही हो, क्या तुम जानती नहीं शक्ति कौन है। शक्ति मिस्टर तेज खंडेलवाल का बेटा है, जानती हो ना वो कितने बड़े लॉयर है। अगर कुछ भी पंगा हुआ तो हमारी जमानत तक नहीं होगी। क्या तुम भूल गई हो कि हमारा प्लान क्या है। अनामिका ने चिढ़कर कहा, विशाल तुम प्लीज कुछ भी करके जल्द से जल्द उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ और फिर उसका विश्वास जीतकर सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करवाओ, ताकि हम उसे धक्के मार के यहाँ से निकल सके। मैं जब जब उसकी शक्ल देखती हूँ मुझे घिन आती है। मैं उसे और अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो गुस्से में आग बबूला हुए हो रखी थी। विशाल ने उसे शांत करते हुए कहा, अनामिका प्लीज शांत हो जाओ। आई नो कि तुम अभी गुस्से में हो, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। और शक्ति, वो उसका दोस्त है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तुम इतनी परेशान मत हो, वो उसे पसंद नहीं करता जिस तरह से एक लड़के को करना चाहिए, इसलिए तुम्हें परेशान की जरूरत नहीं है। मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे अलावा कोई और लड़का उसे पसंद कर ही नहीं सकता। तुम अच्छे से जानती हो ये बात। अनामिका बस गुस्से में अपनी माँ और विशाल को देखने लगी। उसे समझ में नहीं आया था कि ये लोग चाहते क्या है। वो गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। वहीं विशाल उसे आवाज देते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। वहीं दूसरी तरफ जैगुआ में शक्ति ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। वहीं ईशानी विंडो के बाहर देख रही थी, उसका मूड ऑफ था। शक्ति ने परेशान होकर पूछा,
देखो यार, आई नो कि मैं एक लॉयर हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया, ना ही तुम्हें जेल लेकर जा रहा हूँ। देखो, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी कार में बैठकर इस तरह उदास रहे, और तुम उदास होते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मुझे कितना बुरा लग रहा है तुम्हें इस तरह उदास देखकर। ईशानी ने उसकी आंखों देखकर कहा, शक्ति यार प्लीज, मैं उदास नहीं हूं, लेकिन मैं हंस तो नहीं सकती ना। तुम जानते हो कि पिछले कुछ दिनों में। उसकी बात को कंप्लीट करते हुए शक्ति ने कहा, आई नो मैं काफी अच्छे से जानता हूँ। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हारी डैड की डेथ के बाद तुम वहां से चली गई। मुझे याद समझ में नहीं आया, पर यह जानना है कि तुम अकेले रहने क्यों लगी हो। वो तुम्हारी फैमिली है, आई नो कि उनका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब है, लेकिन वो तुमसे प्यार करते हैं। ईशानी ने मुस्कुराते हुए आंखें बड़ी बड़ी करके पूछा, क्या तुम्हें लगता है। ये कहते हुए वो अजीब सी मुस्कान के साथ अपने आप से बोली, तुम बहुत भोले हो शक्ति, तुम्हें अभी तक मेरी फैमिली का सच नहीं पता चला। अगर होता तो तुम उनके ऊपर अब तक केस कर चुके होते। वो शॉपिंग मॉल पहुंच गए, जहां शक्ति ने अपनी पसंद की उसे ड्रेस दिलवाई और उसके लिए एक डायमंड नेकलेस भी खरीदा, और फिर अपने लिए भी कुछ खरीदकर और वो दोनों वहां से निकल गए क्योंकि शाम हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से पार्टी हॉल में दिल्ली ही नहीं, इंडिया के रिच और पावरफुल लोग आए हुए थे। वहीं दामिनी पथक सभी मेहमानों का वेलकम कर रही थी। उसी के पास अभय खड़ा हुआ था, जो कि सब कुछ हैंडल कर रहा था। वो कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दामिनी ने परेशान होते हुए पूछा, अभय क्या तुमने उसे कॉल मिलाया, वो भी तक आया क्यों नहीं। ये लड़का खुद को समझता क्या है, मेरी कोई बात नहीं मानता। मैं इसकी दादी हूँ या फिर कोई और। अभय ने कुछ सोचते होते हुए कहा, आई एम सॉरी दादी जी, मैं अभी कॉल करके पूछता हूँ। ये कहते हुए उसने केशव को कॉल किया। कुछ देर रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से केशव ने कॉल अटेंड किया और गुस्से में बोला, क्या बात है, कौन सी मौत आ गई जो इतनी सुबह सुबह कॉल कर रहे हो। अभय ने शॉक्ड होते हुए कहा, बॉस सुबह नहीं रात हो चुकी है और पार्टी में सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप प्लीज यहाँ पर आ जाइए। दादाजी माँ पूछ चुकी है आपके बारे में। केशव ने गुस्से में कहा, मैं नहीं आने वाला, तुम पार्टी हैंडल कर लो या फिर दादी से कहो हैंडल करने की, मुझे कुछ काम है। तभी दामिनी जी ने गुस्से में उससे फोन लिया और चिल्लाकर बोली, देखो लाट साहब कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं हमें नहीं मालूम, आधे घंटे के अंदर तुम यहाँ पर नहीं पहुंचे तो मैं पूरी पार्टी कैंसिल कर दूंगी और कल सुबह तुम्हें मुझे अपना इस्तीफा देना होगा। और एक बात ये मत भूलो कि मैं अभी भी चेयरवुमेन हूँ और मैं अपने बिजनेस में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। दामिनी जी ने इतनी बात कहकर गुस्से में कॉल कट किया और फोन अभय के हाथ में थमाते हुए बोली, तुम काफी लापरवाह हो, तुम्हें उसे हैंडल करना चाहिए। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिससे तुम इतने प्यार से बात करते हो। वो वहां से चली गई। वही अभय हक्का बक्का बस से जाते हुए देखता रहा कि तभी उसका ध्यान दरवाजे की तरफ गया, जहां देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और केशव को मैसेज टाइप किया और फिर सामने देखा, जहां दरवाजे से तभी शक्ति और ईशानी की एंट्री हुई। शक्ति, जिसने ब्लैक कलर के सूट पहन के साथ व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, अपनी आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस लगे वो काफी हैंडसम दिखाई दे रहा था। वही ईशानी, जिसने इस वक्त व्हाइट कलर का बैकलेस लो हाई गाउन पहना हुआ था, जो कि उस पर काफी ज्यादा सूट कर रहा था। उसकी पर्सनैलिटी और उसके गले में पहने डायमंड नेकलेस के साथ वो उसे काफी ज्यादा अलग बना रहा था। उस डायमंड नेकलेस की वजह से उसकी खूबसूरती में चार चांद लगे हुए थे। ऐसा लगा था कि वहां पर मौजूद सभी लड़कियों में वो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और इसी वजह से सभी लड़कों की नजरें उसके ऊपर टिकी हुई थी। सिंगल हो या शादीशुदा, सभी लड़के उसे ताड़ने में लगे हुए थे। लेकिन ईशानी का चेहरा शांत था, जो उसकी पर्सनैलिटी को कोल्ड बना रहा था। वही लड़कियां उस देखकर जल भून रही थी, क्योंकि उनके हिसाब से वो खुद सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और उनकी ये गलतफहमी आज ईशानी ने दूर कर दी थी। शक्ति और ईशानी पार्टी के अंदर आए कि तभी सामने खड़े अभय को देखकर ईशानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने शक्ति का हाथ छोड़ और अभय की तरफ चल दी। ये देखकर शक्ति बेचारा हैरान होकर उसे देखता कि तभी उसकी नजर सामने ही एक ब्यूटीफुल लड़की के ऊपर गई, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत उसे लड़की की तरफ चल दिया। वहीं ईशानी शक्ति के पास पहुंची। अभय ने चौंकते हुए उसे देखा और फिर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए पूछा, हेलो मिस, आप यहाँ पर आ गई। ईशानी ने शांत आवाज में कहा, आप मुझे भूल तो नहीं गए मिस्टर अभय। अभय ने अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कैसी बातें कर रही हैं। आपको भला कौन भूल सकता है, लेकिन आपके यहाँ पार्टी में देखकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आप यहाँ पर क्या करने का वाली है। ये कहते हुए अपने आप में बड़बड़ाया, सिर्फ आपकी वजह से बॉस पागल हो गए हैं। जब से मैंने ये बताया था कि आप उनसे मिलने वाली हैं तो वो घर ही नहीं आए। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 5, टिट फॉर टैट, फ्लैशबैक। राधे राधे। ईशानी ने हंसते हुए कहा, नहीं तुम्हारे तो मिलना चाहती थी, लेकिन कुछ काम के लिए मैं चली गई थी, तो अब वापस आई हूँ, तो सोच अपना अधूरा काम यहाँ पर पूरा कर लूँ। वैसे आपके बॉस कहाँ है। ये सुनकर अभय ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं, अभी तक आए नहीं है और आएंगे भी या नहीं ये भी नहीं पता। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा, आधा घंटा होने ही वाला था। तभी उसे बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई दी। उसी के साथ लगभग 3 लोग पार्टी के अंदर आए।
दो गार्ड थे जिनके हाथों में बंदूकें और वॉकी टॉकी थे बात करने के लिए, जिससे वो बार बार किसी दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे। वही बीच में केशव चल रहा था। केशव पाठक ने इस वक्त व्हाइट कलर के सूट पैंट पहने हुए थे और ऊपर से लॉन्ग कोट। वो उसकी पर्सनैलिटी पर काफी ज्यादा सूट कर रहे थे। उसका ऑरा काफी ज्यादा भयानक और मिस्टीरियस था। उसे देखकर सभी लोग की सांस थम गई। वहीं लड़कियों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। एक तो केशव पाठक एक सिंगल आदमी, ऊपर से जवान, हैंडसम और इतना अमीर, सभी लड़कियां उसे देखकर लोटपोट होने लगी। वो जैसे ही पार्टी के अंदर आया और ईशानी ने उसे देखा तो वो केशव को देखते ही रह गई। वो बिना पलकें झटकाए बस उसे देखने लगी। उसकी आंखों के सामने पहली बार उसका हैंडसम पति खड़ा हुआ था, जिसे उसने 3 साल पहले हमेशा से इग्नोर किया था, लेकिन आज वो ध्यान से उसे देख रही थी। उसने केशव के लुक्स को देखा। केशव एकदम परफेक्ट बिजनेस टाइकून था, जिसके लुक्स में कभी कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। वो इतना हैंडसम था कि वो किसी मॉडल से कम नहीं था। ईशानी का पूरा चेहरा गुलाबी पड़ने लगा। उसे हैरानी हो रही थी कि उसने केशव को इग्नोर कैसे कर दिया। उसने इतने हैंडसम पति को इग्नोर किया। भला कोई लड़की कैसे इग्नोर कर सकती है केशव पाठक को। उसने आसपास देखा जहां सभी लड़कियां केशव को घूरने में लगी हुई थीं। उसका दिल चाह रहा था कि वो सभी लड़कियों को बताएं कि वो केशव की पत्नी है, लेकिन वो कैसे बताती, कैसे कि उसकी वाइफ है, क्योंकि ये सब अभी तक हुआ ही नहीं था। केशव को देखते टीवी मीडिया वाले तुरंत केशव की फोटोज और उसका इंटरव्यू लेने लगे और इंटरव्यू ले रहे हैं। केशव ने आसपास देखा और सभी लोगों को पैनी नजरों से देखने लगा कि तभी उसकी नजर एक इंसान के ऊपर आकर थम गई और उसका मुंह अपने आप बंद हो गया, जैसे कि सामने कोई अजूबा खड़ा हो। जहां सामने अपने हाथ में ऑरेंज जूस का गिलास लिए ईशानी को यह एहसास हुआ कि केशव उसे देख रहा है तो वो एक पल के लिए चौंक गई। उसने उसे देखा और फिर अपने आप को देखने लगी। उसने पीछे पलटकर देखा कि शायद वो उसके पीछे किसी को देख रहा हो, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। वो शॉक थी कि केशव उसे क्यों देख रहा है। क्या उसे कुछ याद है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? किसी को कुछ भी याद नहीं था ईशानी के अलावा। बस इसी कश्मकश में वो हैरान होकर केशव को घूरे जा रही थी। वही केशव बिना पलके झपकाए बस ईशानी को देख रहा था। केशव अभी ईशानी को देख ही रहा था कि तभी उसे अचानक से उसके बचपन की पुरानी यादें दिखाई देने लगी। एक अतीत, एक फ्लैशबैक का। एक 14 साल का लड़का जो कि स्विमिंग पूल के पानी में डूब रहा था। एक बड़े से घर के बाहर स्विमिंग पूल में वो लड़का पानी में डूब रहा था और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, लेकिन घर के अंदर एक पार्टी हो रही थी जिसकी वजह से लाउड म्यूजिक में उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन तभी एक लड़की भागते हुए वहां पर आई जिसने इस वक्त व्हाइट कलर का मिनी गाउन पहना हुआ था। उस लड़की ने जैसे ही स्विमिंग पूल में डूबते हुए उस लड़के को देखा तो एकदम से चौंक गई। उस लड़की ने ही चिल्लाते हुए हेल्प के लिए पुकारा, लेकिन उसकी आवाज भी किसी ने सुनाई नहीं दी। उसने घबराते हुए आसपास देखा और बिना कुछ सोचे समझे उस बचाने के लिए पानी में कूद गई। लगभग 5 मिनट बाद वो लड़का पानी के बाहर होश में आ चुका था। वही उसी के सामने वो लड़की पानी में भीगे हुए कपड़ों में खड़ी हुई थी और हैरान होकर बस उसे देख रही थी। वहीं केशव अपने होठों पर धीमी मुस्कान लिए बस उस लड़की को देख रहा था कि तभी अचानक केशव अपने फ्लैशबैक से बाहर आया। उसने शॉक्ड होकर सामने ईशानी को देखा जो कि तेज के साथ बातें कर रही थी। ईशानी को तेज के साथ देखकर केशव की आंखें छोटी हो गई। तभी उसके पास अभय आकर खड़ा हुआ। उसने सामने ईशानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बॉस, यही वो लड़की है जो कि आपसे मिलना चाहती थी और जिसके फादर की कार के साथ आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। अभय की बात सुनकर केशव पूरी तरह से हिल गया। वो हक्का बक्का ईशानी को देखने लगा और तुरंत बोला, ठीक है, उसे मुझसे मिलवाओ। अभय ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या सच में आप उससे मिलना चाहते हैं? केशव ने तुरंत कहा, येस, मैं उससे मिलना चाहता हूं, अभी के अभी उसे बुलाओ। अपने बॉस की बात को सुनकर अभय एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो ईशानी के पास आया। उसने तेज की तरफ देखा और फिर ईशानी को देखकर बोला, मिस ईशानी, हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर ईशानी ने उसे देखा और फिर हल्की सी गर्दन झुका के सामने खड़े केशव को देखा जो कि अपने किसी बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार सामने खड़ी ईशानी की तरफ ही जा रही थी। जैसे ही उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ, ईशानी ने तुरंत अपनी गर्दन सीधी कर ली। उसने अभय से कहा, ठीक है, लेकिन अभी तो पार्टी चल रही है, क्या उन्हें अभी बात करनी है? अभय बोला, जी उन्हें अभी बात करनी है, क्या आपके पास टाइम है? ईशानी ने से हिला दिया और शक्ति को कहा, ओके अंकल, आप पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं आती हूँ। ये कहते हुए वो चली गई। तेज हैरान होते हुए बस उसे देखते रहा और फिर कंफ्यूज होकर बड़बड़ाया, ये चल क्या रहा है ईशानी के साथ? ये लड़की अचानक से मिस्टर पाठक के सेक्रेटरी से मिल रही है। ये कहते हुए उसने हैरान होकर सामने केशव को देखा। ईशानी और अभय केशव के पास पहुंचते कि तभी रास्ते में ही उनके सामने दामिनी आ गई। दामिनी ने आंखें छोटी करते हुए अभय को देखा और फिर ऊपर से लेकर नीचे तक ईशानी को देखकर पूछा, अभय, ये प्यारी सी लड़की कौन है और तुम इसके साथ? अभय ने घबराते हुए कहा, दादी जी, ये मिस ईशानी महाजन है, मैंने आपसे कुछ दिन पहले फोन पर बताया था ना। अभय की बात को याद करते हुए दामिनी जी ने चौंकते हुए कहा, क्या ईशानी, तुम ईशानी हो? ईशानी ने मुस्कुराते हुए दामिनी जी को देखा और कहा, जी दादी जी, मैं ईशानी हूँ, ईशानी महाजन।
ईशानी के मुंह से दादी शब्द सुनकर दामिनी को काफी अजीब लगा, लेकिन अच्छा भी लगा। उन्होंने ईशानी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो बेटा, तुम काफी स्वीट हो। तुम यहाँ पर पार्टी एंजॉय कर रही हो ना? तुम्हें पार्टी अच्छी तरह लगी ना? ईशानी ने सिर हिला दिया और बोली, पार्टी काफी अच्छी है। आई नो कि ये पार्टी आप ही के लिए रखवाई गई है स्पेशली। दामिनी ने हंसते हुए कहा, तारांकन रखवाई तो हमारे लिए ही गई है। चलो अच्छा अभय, इस लड़की को पार्टी के बाद मुझसे मिलने लाना, काफी स्वीट है। मैं इससे बातें करना चाहूंगी। अभय ने बस से हिलाया और वो वहां से ईशानी को लेकर चला गया। थोड़ी देर में केशव और ईशानी एक प्राइवेट रूम में सोफे पर बैठे हुए थे जो कि 3rd फ्लोर पर था। वही कमरे के बाहर अभय चक्कर लगा रहा था। उसे समझ में नहीं आया था कि उसके बॉस ने उसे बाहर क्यों निकाल दिया और वो बंद कमरे में ईशानी के साथ क्या बात कर रहे होंगे। ईशानी ने अपनी आंखों में चमक लिए सामने बैठे केशव को देखा। वो ध्यान से केशव के लुक्स को देखने लगी। उसने 1 साल के अंदर अपने पति को कभी भी इस तरह नोटिस नहीं किया जितना वो आज कर रही थी। वहीं वो ये भूल चुकी थी कि केशव अभी उसका पति नहीं है। केशव को उसके इस तरह देखने से काफी अजीब लगने लगा। उसने पूछा, मिस, क्या आप मुझे जानती हैं? क्या हम पहले मिले हैं? ईशानी ने मना करते हुए कहा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है? ये कहते हुए उसकी आंखें छोटी हो गई। केशव ने चाय का कप उसे थमाते हुए कहा, लेकिन जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं मुझे लगा कि आप जानती होंगी। ईशानी ने हलमुकी मुस्कान के साथ कहा, जी नहीं मिस्टर पाठक, किसी को देखने का मतलब ये तो नहीं कि आप उसे जानते हैं। अगर आपको मेरे देखने से प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। केशव ने तुरंत कहा, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे भला आपके देखने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप जितना चाहे देख सकती हैं, मैं आपके सामने ही बैठा हूं। उसकी बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई। उसे हंसते देखा केशव बस उसे देखने लगा। उसकी नजर ईशानी के होठों की मुस्कान पर जमी हुई थी। ईशानी की मुस्कान उसे काफी ज्यादा झंझोड़ रही थी। ना जाने क्यों उसके दिल की हॉट बीट तुझे तेज होने लगी। केशव को समझ में नहीं आ रहा था कि एक अनजान लड़की को देखकर उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। उसका दिल बार बार उसे एक ही बात कह रहा था कि वो ईशानी को पहले से जानता है, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि उसने कभी ईशानी को देखा ही नहीं। सिवाय उसे छोटी बच्ची के वो कभी किसी लड़की से ही नहीं मिला, क्योंकि उसे लड़कियों से मिलना पसंद नहीं था। दोनों पर चुपचाप बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। सिचुएशन काफी ज्यादा ऑड हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से दूर जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास बात करने का कोई टॉपिक ही नहीं था। दोनों ही ये सोच रहे थे कि सामने वाला कुछ कहेगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि सामने वाले के पास कहने को कुछ है ही नहीं। ईशानी ने कुछ सोचते हुए कहा, देखिए मिस्टर केशव पाठक, उस एक्सीडेंट के बारे में अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पता किया है, उस एक्सीडेंट में आपकी गलती नहीं है। एक्सीडेंट आपकी वजह से नहीं हुआ, इसीलिए आपके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं करवाने वाली। केशव ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मैं जानता हूं, मैं भी इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकलवाई है, लेकिन मुझे हैरानी हुई है कि आपके पिता की गाड़ी हमसे टकराई कैसे। पायल ने कुछ सोचते हुए कहा, इट्स ओके, ये आप जाने दीजिए। आप बस ये बताइए कि आपको कुछ याद है कि उस दिन हुआ क्या था। उसका सवाल सुनकर केशव ने उस दिन को याद करना चाहा, लेकिन तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने तुरंत मना किया और कहा, नहीं, मुझ पता तो है, लेकिन मुझे उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। कोशिश करता हूँ याद करने के, लेकिन कुछ याद नहीं आता। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन। सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर अगले एपिसोड देखने के लिए आप हमें कमेंट कीजिए।